हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वर्कशीट में हम लोग सामाजिक भूगोल विज्ञान की बात करेंगे और ये वर्कशीट कक्षा 10 के लिए है। ये वर्कशीट संख्या है 23। तो इस वर्कशीट में हमें क्या जानना है, आइए देखते हैं। यह भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें एवं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमने पीछे के वर्कशीट में जाना है कि भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के 50% लोग कृषि संबंधी कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें से 50% लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं। तो हमें कृषि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ प्रमुख फसलें दी गई है और उनके लिए जलवायु की किस जलवायु में उनकी उपज दर अच्छी होती है, उसके बाद वितरण मतलब वो कहाँ कहाँ मिलती हैं और प्रमुख विशेषताएं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इन सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे और ये जानना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चावल से, क्योंकि चावल प्रमुख फसल है और सबके घर में चावल जरूर बनती है। तो इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, कह रहा है उप मृदा चिक्का मिट्टी के साथ जलोढ़ मृदा, मतलब कि यह चिकनी मिट्टी के साथ जलोढ़ मिट्टी भी इसमें होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं, ये जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो बाढ़ द्वारा या पानी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो चावल का उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ठीक। और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, मतलब यह सिंचाई प्रधान वाला फसल है और यह वर्षा पर काफ़ी निर्भर करता है। अगर इसको पानी ज़्यादा मिले तो यह फसल ज़्यादा अच्छा होता है। यह उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मतलब भारत के उत्तरी भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में, तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि में ये मिलता है। और यह इसकी विशेषता ये है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। भारत के बहुत सारे लोग चावल खाते हैं और विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है और उसके बाद भारत में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब दूसरे स्थान पर चावल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूं के लिए जलवायु दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का मतलब होता है चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी, इन दोनों मिट्टी को मिला करके दोमट मिट्टी बनती है। तो ये इसमें दोमट मिट्टी चाहिए और यह सबसे अधिक उपयुक्त है और इसके लिए तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। मतलब कि चावल की अपेक्षा चावल के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए, लेकिन गेहूं के लिए तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, न इससे कम होना चाहिए न इससे ज़्यादा होना चाहिए। और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मतलब इसमें पानी की आवश्यकता काफ़ी कम होती है और 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश में ये फसल उपज जाती है। और इसका वितरण क्षेत्र है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, गंगा नदी और सतलज नदी का जो मैदान है उस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। और दक्कन की काली मिट्टी, दक्कन किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत में जो दक्कन वाला क्षेत्र है उसको हम लोग दक्षिण भारत और इसके बीच में विंध्याचल पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग दक्कन कहते हैं। तो दक्कन की में काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी के क्षेत्र में भी इसका उत्पादन होता है। और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और इसकी विशेषता है कि ये भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। भारत का सबसे पहला प्रमुख फसल चावल है और गेहूं दूसरी प्रमुख फसल है, क्योंकि चावल के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग अगर किसी चीज़ का भारत में होता है तो वो गेहूं है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब कि चावल के मामले में भी भारत दूसरा उत्पादक देश था और गेहूँ के मामले में भी भारत दूसरा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है इसके बाद मक्का। मक्का के बारे में कहा जा रहा है कि मक्का पुरानी जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक उपयुक्त होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब जहाँ बाढ़ वाली मिट्टी पुरानी हो जाए, जल के द्वारा बहाई गई मिट्टी, बहा कर लाई गई मिट्टी पुरानी हो, तो उस मिट्टी में मक्का का उत्पादन उपयुक्त होता है। और कम वर्षा और कम आर्द्रता की ज़रूरत होती है, मतलब कि इसमें कम वर्षा और वायु में नमी भी कम रहेगी तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। और इसका क्षेत्र है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि। इन सभी राज्यों में मक्का का उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है।
मतलब प्रमुख रूप से होता है। और इसकी विशेषता है कि मोटे अनाजों में इसका नाम आता है, मक्का का नाम ही मोटे अनाज में आता है। तो मोटे अनाज में ज्वार भी आते हैं, बाजरा भी आता है और मक्का भी प्रमुख है। ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है। इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है कि भारत की तीसरी प्रमुख फसल ज्वार है। नेक्स्ट है चना। तो चना के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु की जरूरत होती है, मतलब ये जाड़े के दिनों में होता है। और चना एक रबी फसल है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान लीजिएगा। चावल खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है। गेहूँ रबी फसल है। मक्का भी रबी फसल है। और चना रबी फसल है। रबी खरीफ और जायद की बारे में हमने बताया था पीछे के वर्कशीट में, आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके इस चीज़ को देख लेंगे। तो चना का उत्पादन शुष्क एवं ठंडी जलवायु की जरूरत होती है और मध्यम वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। और विश्व में चना उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि चना उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट है मूंगफली। तो मूंगफली शुष्क जलवायु क्षेत्र में होती है और यह भी रबी फसल है। मूंगफली भी, यह भी रबी फसल है। यह शुष्क जलवायु, दोमट बलुई मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी में अधिक उपयुक्त है। ठीक। और यह गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इसके, और इन सभी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली से प्राप्त होता है, मतलब जितने भी तेल का उत्पादन हमारे यहाँ होता है उसमें से आधा तेल मूंगफली का तेल होता है। और नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना फसल की बुआई जो है ये फरवरी मार्च महीने में, फरवरी में होती है और इस फसल को काटा जाता है आगे चल के नवंबर या दिसंबर के समय में। कभी कभी इसको आगे चल के जनवरी फरवरी में भी इसको काटा जाता है। तो इस तरह से इसकी खेती होती है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल, तापमान उष्ण कटिबंध मतलब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और उपोष्ण जहाँ गर्मी और शीत दोनों में पड़ती है, तो वहाँ इसका तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसके उत्पादन के लिए। और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। यह लंबी अवधि का फसल है और गन्ना एक नकदी फसल है। ठीक ना, गन्ना नकदी फसल है, इसको बेच करके लाभ कमाया जाता है और व्यापार के उद्देश्य से इसकी खेती की जाती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह विशेष रूप से उपजाया जाता है। और ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब गन्ना उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील का स्थान सबसे पहला है और दूसरा भारत का दूसरा स्थान है। भारत की प्रमुख नकदी फसल है। मैंने बताया कि गन्ना जो है यह नकदी फसल है। तो आप इन फसलों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जान गए होंगे। आइए अब इनके प्रश्नों को करते हैं और एक एक करके इनके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? मतलब कि अगर बाजार में महंगाई आती है तो उससे इसका क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न है, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? और तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 नकदी फसलों के नाम लिखें। और चौथा प्रश्न है, अपने घरों में प्रयोग होने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों की एक सूची बनाइए। ठीक, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है। कह रहा कि अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से संबंध निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला ये है कि अनाज और सब्जी की आवश्यकता सबको होती है। अगर कभी इसका उत्पादन कम और मांग ज़्यादा हो जाए तो महंगाई आ सकती है, क्योंकि आवश्यकता तो सबको है, लेकिन अभी प्रकृतिवश या किसी कारणवश इसका उत्पादन कम हो जाए तो कम होगा तो आवश्यकता सबको होगी तो मांग बढ़ेगी इसकी। जब मांग बढ़ेगी और उत्पादन कम होगा तो महंगाई आएगी, इन सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, तो जब दाम बढ़ते हैं तो महंगाई आती है। ये इसका एक संबंध है। और दूसरा है, कभी कभी होता क्या है कि अनाज और सब्जियों को किसी विशेष परिस्थिति में जमाखोरी कर दी जाती है। जमाखोरी मतलब बड़े बड़े जो व्यापारी हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद करके रख लेते हैं और कुछ समय तक उसको नहीं बेचते हैं। नहीं बेचने से बाज़ार में इसका दाम कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन सब्जियों या उन अनाजों के भाव बढ़ जाते हैं, महंगाई आ जाती है। और जब महंगाई आ जाती है तब ये बड़े बड़े व्यापारी अपने गोदामों से सामान निकल के महंगे दामों पर बेचना शुरू करते हैं। तो ये भी इसका महंगाई से संबंध है, इस ढंग से भी महंगाई आती है।
तो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? तो हमारे घरों में सबसे अधिक मतलब हम सबसे अधिक चावल, गेहूँ, चना का प्रयोग करते हैं। घरों में सबसे अधिक अगर किसी अनाज का प्रयोग होता है तो चावल, गेहूँ और चना ही है। प्रश्न 3 है, किन्हीं 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। सबसे पहले हम लोग जान लें कि उत्तर में कि जिन फसलों की खेती व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें नकदी फसल कहते हैं, मतलब बेच करके पैसा कमाना उद्देश्य होता है किसानों का, तो इसी उद्देश्य के लिए वो लोग खेती करते हैं। तो 2 नकदी निम्न है, पहला है गन्ना और दूसरा है चाय। ये दोनों नकदी फसल हैं। आप देखते हैं कि गन्ना से चीनी बनाई जाती है और चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फार्मों में किया जाता है और फिर उसको बेचकर पैसा कमाया जाता है। और गन्ने से भी गुड़ और चीनी बना करके पैसा कमाया जाता है या फिर सीधे गन्ना ही बेच दिया जाता है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, अपने घरों में प्रयोग होने वाले प्रमुख तिलहनी फसलों की एक सूची बनाइए। तो तिलहनी फसल किसे कहते हैं? जिन फसलों से, उत्तर है इसका कि जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहनी फसल कहा जाता है। आपने अभी पीछे पढ़ा है अपने वर्कशीट में कि भारत में मूंगफली से बहुत ज़्यादा तेल निकाला जाता है। तो जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहनी फसल कहा जाता है। हमारे घरों में प्रयोग होने वाली तिलहनी फसलें हैं सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन आप लोग जानते हैं, तो उससे भी तेल निकाला जाता है। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपका वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 23 ये भी कंप्लीट हुआ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।